किसका प्रश्न था? क्लियर हो गया उत्तर? क्या? इलेक्शन, दूसरा शब्द क्या बोल? रिपब्लिक। बिल्कुल सब बताएंगे। आप रिपब्लिक के बारे में जानना चाहते हो, गणतंत्र के बारे में जानना चाहते हो। देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख जो होगा कोई भी व्यक्ति हो सकता। भारत एक गणतंत्र है। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होगा किसी एक परिवार से संबंधित नहीं होगा, किसी एक राजघराने या औद्योगिक घराने से नहीं। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति बन सकता है। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बने। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भी, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया क्या है? एक सामान्य परिवार से वह राष्ट्रपति का पद धारण किया कि नहीं किया? तो यह परिस्थितियां होती हैं। तो रिपब्लिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख कोई भी व्यक्ति बन सकता है। और इसके बारे में हम जब संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और आपको बताएंगे और नोट भी कराएंगे। और किसी कोई प्रश्न? अभी हमने अध्यक्षीय शासन प्रणाली की हम चर्चा कर रहे थे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर एक स्वरूप अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जरूरी नहीं है कि विधायिका के भी सदस्य हों, या जरूरी नहीं है कि मंत्रीगण संसद सदस्य हों। भारत में क्या है, मंत्री होने के लिए आपको संसद सदस्य होना जरूरी। अगर मंत्री बनते समय आप संसद नहीं हैं तो 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को या शासनाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो संसद सदस्य नहीं हो। अमेरिका में जो मंत्री होते हैं वह अक्सर बाहर के होते हैं, जो मतलब सीनेट या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अब विशेषज्ञ लोगों को नियुक्त करता। तो आप कह सकते हो कि संसद अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्यतः व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल, राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित होता। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 4 वर्ष के पहले सामान्यतया उसे हटाया नहीं जा सकता। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया, उसे संविधान के उल्लंघन के आरोप पर हटाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। भारत में राष्ट्रपति को महाअभियोग लगाकर प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में इम्पीचमेंट के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं हटाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो यह व्यवस्था की गई है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है तुलनात्मक रूप से स्थिर होता है।
राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विशेषज्ञता अधिक पाई जाती है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है, इसलिए वह विशेषज्ञों को अपने मंत्रिपरिषद में स्थान देता है और विशेषज्ञों को स्थान देने के कारण वहाँ पर अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण होता है। विशेषज्ञ सामान्यतया वहाँ राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं। आप देखते हो कि अमेरिका में राष्ट्रपति या मंत्री जब सत्ता में रहते हैं तो राजनीति करते हैं, पद से हटने के बाद अपने व्यवसाय की तरफ लग जाते हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा या बिल क्लिंटन क्या अपना बिजनेस कर रहे हैं, सामान्य नागरिक की तरह से वह जीवन व्यतीत कर। भारत में तो एक बार विधायक भी बन जाता तो भी उसका पद से हटने के बाद भी उसकी वह सामान्य नहीं रहता, वो अपने को माननीय ही कहलाना पसंद करता। लेकिन क्या अगर अमेरिका का राष्ट्रपति होटल में एक मैनेजर का काम कर सकता है रिटायरमेंट होने के बाद, एक सामान्य नागरिक की तरह से क्यू में लाइन में लग करके टिकट खरीद सकता, क्या भारत में हटने के बाद प्रधानमंत्री या मंत्री इस तरह के कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। उनको आज भी वीआईपी सुविधा मिलती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कहा जाता है विशेषज्ञता अधिक होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार की नीतियों को, सरकार के प्रस्तावों को वहाँ की संसद द्वारा स्वीकृति दी जाती है। आप देखते हो अमेरिका में सीनेट बजटीय प्रस्तावों को टाइम टू टाइम रोक देता, अनुमति नहीं देता है अगर विपक्ष का बहुमत होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में पक्ष विपक्ष का बहुमत होता है, उसी तरह से अमेरिका में भी सीनेट और कांग्रेस में बहुमत, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बहुमत होता। अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता। कांग्रेस के दो सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। लोकसभा हमारी जो उनकी प्रतिनिधि सभा है, सीनेट हमारी राज्यसभा के तरह। तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति के बजट को संसद के द्वारा स्वीकृति दिलानी पड़ती है। वहाँ की संसद को अधिकार है कि वह सरकार के नीतियों के अगेंस्ट वीटो भी कर सकती, लेकिन वीटो करने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्लियर हुआ? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थिरता अधिक होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली व्यक्ति उन्मुख होती है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती है। मान लो किसी ने देश पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि तुरंत वह अपने विवेक से निर्णय ले। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके अनुमति लेनी पड़ती तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती थी। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वह अपने विवेक से त्वरित निर्णय ले सकता। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कहने के लिए जरूर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन अपने मन से वह अधिकार, अपने मन से निर्णय नहीं लेता। आज जैसे वर्तमान में वही सेना है, वही सुरक्षा बल है। आज मैं एक सेना के कमांडर का इंटरव्यू पढ़ रहा था कुछ वर्ष पर, उसने कहा कि पहले भी हम यही थे, आज भी यही, पहले भी हमारे पास हथियार थे, आज भी हथियार। अंतर कहाँ आया कि पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता था, सीमाओं पर फायर होता था, तो हम रक्षा मंत्रालय को संदेश देते थे, वहाँ से जवाब मिलता था कार्रवाई का, तब हम कार्रवाई कर, जवाब आने में कई दिन लग जाते थे। अब यह स्थिति नहीं है। अब हमको जो है संदेश भेजने की ज़रूरत नहीं, हमको पूरी छूट दे दी गई है कि तुम्हारे ऊपर गोली चलती है तो गोली चलाओ, परिस्थितियों के अनुसार तुम खुद निर्णय लो। पहले भी गोली चलाना पड़े तो गोली चलाओ। अब देखो तो सीमाओं पर पहले जैसा सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि उनके पता है कि अगर हम सीज फायर का उल्लंघन करेंगे
तो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई तुरंत करेगी। अब तो पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि भारतीय सैनिक गोलाबारी करते हैं, हम नहीं करते। हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय सैन्य जो है कर्मी ऐसा नहीं कर सकते। परिस्थितियों और अधिकारों और अपने ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण, नीचे का कर्मचारी तभी कार्य करता है जब ऊपर से उसे संरक्षण और आदेश मिला होता है कि तुमसे अगर कोई गलती भी होती है तो उस गलती को हम अपने ऊपर ले लेंगे। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में निर्णय लेने की क्षमता राष्ट्रपति में अपने विवेक से होती है, वह तुरंत निर्णय लेता है, तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर देता है। इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को थोड़ा बेहतर माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तानाशाह बनने का गुण भी अधिक होता है। राष्ट्रपति के पास सभी अधिकार होंगे तो राष्ट्रपति उसका दुरुपयोग कर सके। वो तो भारत में भी कि अगर प्रधानमंत्री के पास प्रचंड बहुमत है, राष्ट्रपति उसकी मनपसंद का है, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके तानाशाह बन सकता। मोदी जी पर भी तानाशाह का आरोप राहुल गांधी और केजरीवाल लगा रहे हैं। कभी श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही किया, देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया था। तो यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का व्यक्ति सत्ता में बैठा है, देश की राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था को लोग स्वीकार करते हैं, इस पर निर्भर करता है। कभी कभी कमजोर शासक भी समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अधिकारों का प्रयोग करते करते वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली कर लेता। शुरू में आपको कमजोर दिखाई पड़ता, लेकिन धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता। जब 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने प्रधानमंत्री बनाया तो उन्हें लगा कि इनको हम जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, लेकिन उनकी सोच के जस्ट उल्टा हुआ। उन्होंने उनके अपने अनुसार उनको नहीं नचा पाए, बल्कि नाचने के लिए वो बाध्य हो गए। तो कभी कभी डिसीजन भी गलत हो जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर कुछ क्लियर हुआ? अगर हम आपसे पूछे अंतर क्या, तो क्या बताओ बेटा तुम इससे। हाँ, क्या तुम क्लास में नहीं हो? तो दो अंतर बता दो तुम, दो अंतर इन लोगों से अंतर कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? बताओ, तुम बताओ, कोई बताए बेटा, चाहे तुम बताओ, मुझे उत्तर से मतलब है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। सोच लो, आराम से बताओ। मेरा प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कुछ अंतर बताइए आप, कोई भी बताए। हाँ बताओ, आप तक माइक कैसे पहुँचे? हाँ, बेटा आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम भेज पहला अंतर एक बार फिर से आप बताओ। पहला अंतर वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, या आप बोल रही हैं? जी सर। अच्छा,
इनका कहना है कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। अच्छा, दूसरा अंतर क्या बताएं? हाँ, दूसरा अंतर ये है कि उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, बैठ जाओ। देखिए, आपका दूसरा आंसर ठीक है। पहला अंतर इन्होंने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। क्या मोदी सरकार या राजस्थान की सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? एक उन्हीं से प्रश्न रख, आप ही से प्रश्न उत्तर दिया है, काउंटर कर, खड़ी हो जाओ। आपने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार जवाबदेह नहीं होती। अच्छा, होती है जवाब जनता। अब ये बताओ, जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से होती है या अप्रत्यक्ष रूप से होती है? आपके उत्तर में दो शब्द हम जोड़ दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और सोचो, अमेरिका में भी राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका भी है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो आप कह रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता, तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? सर, वो शायद ना विधायिका के ना प्रति जवाबदेह नहीं होता, शायद न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। सर, बैठ जाओ। देखो, जनता के प्रति दोनों सरकारों में जवाबदेही होगी, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासक का चयन करती है तो, और जनता को प्रत्यक्ष रूप से हटाने का अधिकार होता है, तब डायरेक्ट जवाबदेही आ जाती है। अमेरिका में जनता राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अलग है, हटाने का अधिकार जनता को नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी जनता के प्रति जवाबदेह है। भारत का प्रधानमंत्री भी जनता के प्रति जवाबदेह। प्रश्न है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पाया जाता है। लेकिन प्रश्न है जनता के प्रति जवाबदेही के, और कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता। जनता सीधे सरकार से, मंत्री से प्रश्न नहीं पूछ सकती है। संसद सदस्य मंत्री से, प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकता है, लेकिन हमें और आपको सीधे प्रधानमंत्री से सदन में जाकर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दोनों में जवाबदेही पाई जाती है। जनता के प्रति भी पाई जाती है, सिस्टम के प्रति भी जवाबदेही पाई जाती है, लेकिन मात्रा को लेकर के अलग। जब अंतर पूछा जाए तो आप ये बताओ कि संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो होता है दोनों एक ही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। यह दो अंतर बताओ। 2 मिनट
तो अभी हमने आपको केवल अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आपको डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लिखना भी चाहते हो इन पर आज ही तो आज भी लिख सकते हो। बताओ क्या लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो राज व्यवस्था। क्या अब पानी बेटा मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें पानी दे दूं। यहाँ पर अभी से मतलब प्रशासनिक अधिकारी का एटीट्यूड दिखाई पड़ने लगा है कि यहाँ के क्लास कोऑर्डिनेटर को आप इशारा करके बुला रहे हो कि मुझे पानी पहुँचाओ।